हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इनऑर्गेनिक लवर्स। और दोस्तों, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का थ्योरेटिकल पोर्शन सारा का सारा कवर अप कर लिया है। आज की वीडियो में मैं आपको एएमयू बीटेक के लास्ट 20 ईयर के सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो एएमयू बीटेक में पीरियोडिक टेबल से पूछे गए हैं। अब देखो दोस्तों, टाइम बहुत ही कम है। इस टाइम की कंडीशंस की वजह से मैं अपने इस चैनल पर अब आने वाले जितने भी इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं सबकी वन शॉट वीडियो रखूंगा। वन शॉट में ही मैं सारे के सारे चैप्टर आप लोगों को कवर अप कराऊंगा। केमिकल बॉन्डिंग भी वन शॉट में मिलेगा, पूरी की पूरी आपको ब्लॉक केमिस्ट्री वन शॉट में मिलेगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आपको वन शॉट में मिलेगा और सबकी वन शॉट वीडियो मिलेंगी प्रीवियस ईयर की जो एएमयू बीटेक ने पूछी हुई है। देखो दोस्तों, इन वीडियो को बनाने का सबसे बड़ा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कि आप लोग थ्योरेटिकल चैप्टर पढ़ते हो और बहुत सारी चैप्टर से रिलेटेड थ्योरी पढ़ते हो, तो इसमें मैं आपको वो पॉइंट बताऊंगा जहां पर आपको ज्यादा फोकस करके लास्ट टाइम पर अपना रिवीजन रखना है कि पास्ट ईयर में इस टॉपिक से सबसे ज्यादा एएमयू बीटेक के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन पीवाईक्यूज कराने का मेरा सेंस यही है कि मैं आपको केवल ये इंडिकेट करा पाऊं कि एएमयू पास्ट ईयर में पूछ क्या रहा है, समझ रहे हो, किस टॉपिक से एएमयू ज्यादा वेटेज उठा रहा है चैप्टर के अंदर, उस टॉपिक पर आपको अपना फोकस ज्यादा रखना है। हर चैप्टर की आपको वन शॉट वीडियो मिलेंगी, ऐसे ही आपको यही वन शॉट वीडियो आपको मैथमेटिक्स के अंदर भी मिलेंगी, जिनमें मैं आपको पीवाईक्यूज भी कराऊंगा और वन शॉट वीडियो में आपको मैथमेटिक्स के चैप्टर पढ़ाऊंगा। मुझे पता है दोस्तों, टाइम बहुत ही कम बचा है, पर मैं ज्यादा से ज्यादा कंटेंट अपने इस चैनल पर रखने की कोशिश करूंगा जो आपके लिए काम आए। चलो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज की वीडियो में जितने भी लास्ट 20 ईयर में क्वेश्चन पूछे गए 2021 से लेके 2020 तक के ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के यहाँ पे लिख दिए हैं। अब मैं आपको इनको सॉल्व कराता हूँ और आप लोग चेक करो कि आपके कॉन्सेप्ट किस लेवल तक अच्छे हैं। अब देखो, जैसे ही दोस्तों मैंने ये सारे के सारे पास्ट 20 ईयर एएमयू बीटेक को एनालाइज किया तो मैंने एक चीज़ देखी कि एक टॉपिक एएमयू बीटेक में ऐसा है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिससे एएमयू बीटेक हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब शायद ही ऐसा कोई भी साल गया होगा जिस साल एएमयू बीटेक ने इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा हो, अदरवाइज हर साल एएमयू बीटेक ने इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है। और कुछ नहीं है दोस्तों, टॉपिक का नाम है ऑक्साइड। मैं अपने इस चैनल पर ऑलरेडी करीब 15 to 16 मिनट्स की एक वीडियो ऑक्साइड के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बना चुका हूँ और 15 to 16 मिनट की ही वीडियो में आपको जेई मेन जेई एडवांस के पास्ट ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराए मैंने ऑक्साइड से रिलेटेड, वो भी करा चुका हूँ। उन दोनों वीडियो का मैं लिंक उन दोनों वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए डाल दूंगा। आप लोग उन वीडियो को केयरफुली देखना दोस्तों, उसके बाद ही इस वीडियो को आप लोग देखना, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है और एएमयू बीटेक हर साल उससे क्वेश्चन पूछता है। 2001 से लेके मेरे वाले पेपर 2020 तक में ये सवाल ऑक्साइड के टॉपिक से डायरेक्ट पूछा गया है और एएमयू हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो इसका मतलब एक चीज आप लोग कंफर्म कर लो कि आप अपने ऑक्साइड वाले टॉपिक को कस लो। अगर आपको पहले से आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपको नहीं आता है तो 15 मिनट का टाइम निकाल कर जाके उस वीडियो को केयरफुली देखना, उसके बाद बैक इन वीडियो को देखना। आओ, 2001 में एएमयू ने क्वेश्चन पूछा करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कि आपको ऑक्साइड दे दिए बहुत सारे और आपसे कहा कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखिए। अब मैंने आप लोगों को बताया, अब जो मेरी ऑक्साइड वाली वीडियो आप लोग देखोगे उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं और मेटलॉइड के ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। पर उसमें दोस्तों कुछ एक्सेप्शन भी हैं, वो भी मैंने वहाँ पे आपको केयरफुली कराए हैं। उसके बाद मैंने आपको वहाँ पे थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाई थी, मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट से राइट मूवमेंट करने पर आप लोगों को मैंने बताया कि अगर आप लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करते हो तो लेफ्ट से राइट मूवमेंट करने पर आपका नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। ये चीज़ मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई है पीरियोडिक टेबल में कि नॉन मेटेलिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट मूवमेंट में बढ़ रहा है। और एक चीज़ मैंने आपको और बताई कि अगर मैं टॉप से बॉटम जा रहा हूँ, टॉप टू बॉटम, तो मैंने कहा आपसे मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। ठीक है, मेटेलिक करैक्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब देखो, इन्हीं दो कॉन्सेप्टों का यूज करके मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब मुझे पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। अगर नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है तो इसका मतलब ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। अब देखो, इसने कहा पोटेशियम का ऑक्साइड है, कैल्शियम का ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड है। अब मैंने इनको अरेंज किया, मैंने देखा कि ये पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, बताओ मुझे, क्या ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है? नहीं, ये एक पीरियड के एलिमेंट नहीं है। एक आता है सोडियम, फिर आता है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के नीचे क्या आता है दोस्तों, कैल्शियम, और सोडियम के नीचे क्या आता है, पोटेशियम। ये कुछ इस तरह से अरेंज है पीरियोडिक टेबल में। अगर आप लोग देखोगे तो ये कुछ इस तरह से अरेंज है। अब मुझे पता है कि जो ऊपर वाला ऑक्साइड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी
एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नीचे वाले ऑक्साइड की। अब देखो दोस्तों कैसे, मैंने कहा आपसे टॉप से बॉटम जाने पर क्या बढ़ता है, मेटेलिक करेक्टर। अगर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है तो इसका मतलब नीचे वाले ऑक्साइडों की का जो ऑक्साइड है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर। तो इसके हिसाब से अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखूँ तो मेरे हिसाब से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आना चाहिए कि MgO क्या है, ज़्यादा एसिडिक है आप लोगों का, क्योंकि ये तो ज़्यादा क्या हो गए, बेसिक। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो इसके बाद जो अगला ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ है वो आएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और सबसे बाद में आएगा आप लोगों का पोटेशियम ऑक्साइड। मतलब ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर होना चाहिए था, पर स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत है। इस चीज़ को आप लोग रट के रखो कि लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है तो ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू पोटेशियम। तो मैंने इन दोनों का लिख दिया। और टॉप से बॉटम जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू कैल्शियम, जबकि मुझे पता है दोनों के ही ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं, मेटल के बेसिक, पर जस्ट कंपेरिजन करा रहा है तो कंपेरिजन के लिए ये ट्रेंड मुझे याद रखना है। तो ये ऐसे ऑप्शन होना चाहिए, इस तरह का ऑप्शन ये अवेलेबल है ही नहीं। हर ऑप्शन को आपको चेक कर करके वेरीफाई करना है, गलत है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्शियम, आप लोग जानते हो तीनों के तीनों कैसे हैं, एक ही पीरियड के एलिमेंट हैं, तीनों के तीनों सोडियम, मैग्नीशियम, एलिमेंट। इसका मतलब जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करूंगा तो लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करने पे नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सोडियम, पर ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, सोडियम। इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है आप लोगों का। अब देखो तीसरा ऑप्शन मैंने कहा कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। आप लोग पीरियोडिक टेबल में जानते हो कार्बन के जस्ट बाद में आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के नीचे क्या आता है, सल्फर। तो मुझे पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बढ़ता है। इसका मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कार्बन के ऑक्साइड की। लेकिन ऑर्डर में मैंने पहले ही देखा कि कार्बन का ज़्यादा दे रखा है नाइट्रोजन, तो सल्फर का तो वेरीफाई कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये भी गलत है। अगला दे रखा है क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस। अब आप लोग मुझे बताओ ये पीरियोडिक टेबल में किस तरह से अरेंज होते हैं। सबसे पहले आता है फॉस्फोरस, देन आता है सल्फर, देन आती है आपकी क्लोरीन। मुझे पता है एक ही पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा भैया, इनका नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा। अगर इनका नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ेगा तो इनके ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बिल्कुल सही दे रखा है, क्लोरीन के ऑक्साइड, देन सल्फर का ऑक्साइड, और देन फॉस्फोरस का ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड का टॉपिक इतना डिटेल में मैंने इसलिए बोला उस वीडियो को बताने के बाद में भी, क्योंकि भाई ये इतना फेमस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद एएमई बीटेक में 2 बार आया हुआ है, सेम क्वेश्चन एएमई बीटेक में 2 बार रिपीटेड है, और इस वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप पास्ट ईयर जेईई मेन और जेईई एडवांस वाली उन दोनों वीडियोस को देख के आना, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा टॉपिक है क्या। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब दोस्तों मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा था मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। अब हम लोग सब लोग जानते हैं कि अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट जो है वो क्या है, आपका एल्यूमिनियम है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख लेना, सॉरी, प्रेजेंट इन फेरस आयन, कि फेरस आयन के अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप लोगों के प्रेजेंट हैं। अब देखो मैं इसे मिटा देता हूं दोस्तों। चलो अब देखो इसने पूछा द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फेरस आयन। देखो एक लाइन का क्वेश्चन है, आप लोग जानते हो फेरस आयन का मतलब क्या है, Fe2+, और आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 26। अगर मैं आपसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो हम और आप दोनों जानते हैं 4s2 3d6 4s2 3d6 अवेलेबल है। कितने इलेक्ट्रॉन चलेंगे इसमें से, फेरस आयन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं हमेशा आउटर सेल में से जाते हैं, इसका मतलब आउटर सेल क्या है 4s2, इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये बचा 4s0। इसका मतलब अब ले दे के क्या बचा आपके पास में 3d6। अब d6 को आप भरना स्टार्ट करो। d के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 और एक और आ गया 6। अब आप लोग देखना इसके अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। जो पेयर ही नहीं है वो अनपेयर्ड, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ऐसा ही सेम क्वेश्चन अगेन अगले ईयर में पूछा गया। इसमें पूछा था हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, इनमें से किस में,
मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ऐसा ही उन्होंने पूछा, जिसमें आपको कहा फेरस 4+, आयरन 4+, आयरन 3+, आयरन और आयरन 2+। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया कि ये सारे के सारे जो भी दे रखे हैं, आपको जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रफ आइडिया है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को चुटकियों में कर दोगे। अब मुझे पता है कि एक आयरन अगर उस पर कोई भी चार्ज नहीं है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 और 3d6, सिंपल। अब देखो मैं सबको लिखता हूँ एक एक करके, जो चार्ज दे रखे हैं इन्होंने, ये तो सिंपल निकल के आ गई आपकी आयरन की। दोबारा से लिखते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ सिंपल आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 4s2 और आपका 3d6। अब देखो, अब मुझे क्या कराना, आयरन पे 4+, मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन निकलते कहाँ से, एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं आउटर मोस्ट सेल से। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो भाई इस सेल से निकल गए और 2 जाएंगे इससे। इसका मतलब अगर मैं कहूँगा Fe4+ में अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बची, तो आप कहोगे भैया 4s0, s में तो कुछ नहीं बचा, 2 इसमें से गए तो बचे, 2 इसमें से गए तो क्या बचा, 3d4। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फेरस लिखो, आयरन लिखो और आयरन पे कितना चार्ज लगाओ, 3, तो ये हो गया फेरिक, ये फेरिक आयन है। अब इसमें से 3 निकालो, 2 यहाँ से गए, 1 इसमें से गया, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची 5s0 और 3d5। इसके बाद नीचे देखो, क्वेश्चन तो आप लोगों का यहीं पे सॉल्व हो गया। डी के अंदर 5 हैं, डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 5, इससे ज़्यादा तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। इसका मतलब कहीं ना कहीं तक ये ऑप्शन आप लोगों को देखते ही पता चल गया कि ये ऑप्शन आप लोगों का सही है। इसके अंदर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इससे ज़्यादा डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते। तो देखने पर भी समझ में आ रहा है कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद आप और चेक करना चाह रहे हो, खाली दे रखा है एफ में आपको पता है डी में 6, डी में 6 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 4 बनेंगे, आप लोग भर के देख लेना, ठीक है। 2+ में, सॉरी d6 में आपके कितने बनेंगे, हाँ 4 बनेंगे। आपका फेरस 2 में भी कितने बनेंगे, 2 का मतलब क्या है, 2+ का, ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, अब भी 3d6 बचा, 3d6 में अब भी कितने अनपेयर्ड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सॉरी कितने हैं, अब भी कितने हैं, 4 ही हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया पीरियोडिक प्रॉपर्टी से। मैंने कहा ना पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर कहीं से क्वेश्चन आता है जेई मेन और जेई एडवांस में, तो वहाँ का ट्रेंड ये है दोस्तों, वहाँ पे जो क्वेश्चन पिक किए जाते हैं वो पिक किए जाते हैं मतलब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। और एएमई बीटेक का ये ट्रेंड है कि एएमई बीटेक ने एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक पकड़ रखा है ऑक्साइड वाला, उससे वो हर साल एक ना एक क्वेश्चन हर ईयर में आप लोगों से पूछता रहता है और इसी टॉपिक पे वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन रखता है पीरियोडिक टेबल में अपना। अब देखो एक क्वेश्चन इसने पूछा, सिंपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और कौन सा ग्रुप उठाया, 17th। मैंने आपको 17th ग्रुप बहुत डिटेल में पढ़ाया। मैंने आपसे कहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज के, कि जैसे जैसे साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आपका आयोडीन है। टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। अगर टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, कम होती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की और देन आपका आयोडीन की। पर दोस्तों एक चीज़ याद रखना, ये इसमें एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, ठीक है, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है दोस्तों कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना और खूब अच्छी तरह से याद रखना डायरेक्ट। अब देखो इसका मैंने रीज़न वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया था जब पीरियोडिक टेबल की वीडियो पढ़ाई थी। देखो इसका रीज़न बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के लाना। अब देखो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के ला के उसे अपने ऑर्बिटल के अंदर रखना। अब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ लाता तो है, पर इसके बहुत छोटे से साइज में 7 आउटर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कि नहीं, 2,7 बनता है। अब जो इनर इलेक्ट्रॉन है ना वो इतना ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट करते हैं इसके आउटर इलेक्ट्रॉन पर कि जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिटल के अंदर आ ही नहीं पाता। इसीलिए फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्लोरीन की होती है, एक्सेप्शन है। इसलिए देखो एएमई बीटेक के पास्ट ईयर में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी से ये डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। देखो इसे, अब देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन पूछा गया द एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दिस।
कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी और आपसे पूछ रहा है एलिमेंट क्या है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, कितने आगे इलेक्ट्रॉन 12, 12 पे कौन सा होता है आपका मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम क्या है आपका मेटल। पीरियोडिक टेबल में डिटेल में पढ़ाया मैंने आपको कौन मेटल है, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी, एक लाइन का सवाल। बहुत छोटी छोटी वैरायटी के क्वेश्चन पूछता है एएमयू। एक चीज़ याद रखना, अगर आप लोग जेईई मेन जेईई एडवांस की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एएमयू बीटेक पे थोड़ा सा अलग से फोकस रखना। आप लोग कहीं पर भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं अपनी वीडियोज़ में आपको इतने बढ़िया बढ़िया की पॉइंट बताऊंगा आने वाले टाइम में। देखो इससे जस्ट अगली वीडियो में आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग की अपलोड करूंगा, और केमिकल बॉन्डिंग एएमयू बीटेक का इतना फेवरेट टॉपिक है। 4 सवाल 5 सवाल केमिकल बॉन्डिंग से फंस जाते हैं, वो सवाल जो जिनको बच्चे समझते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री के हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं है, वो क्वेश्चन ब्लॉक केमिस्ट्री के भी बोले जा सकते हैं, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग तो यार पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ड चैप्टर है, वहीं से तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री निकलती है। तो उस चैप्टर में मैं आपको इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट दूंगा और कुछ ट्रेंड बताऊंगा जो एएमयू बीटेक में हर साल लगातार पूछे जाते हैं, वहीं से क्वेश्चन ये पकड़ पकड़ के बना के आपको रख देता है। देखो दोस्तों, जेईई मेन में 25 क्वेश्चन करने होते हैं और एएमयू बीटेक में केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन आते हैं। वहाँ जेईई मेन में टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यार एएमयू बीटेक पे थोड़ा साइड से फोकस रखना आप लोग। एएमयू बीटेक बहुत ही माइन्यूट मिस्टेकों की वजह से बच्चों के रह जाते हैं। 1-1 2-2 नंबर पे बहुत सारे बच्चों के एडमिशन ना होते हुए दोस्तों हमने देखा है, समझ रहे हो। तो वो 1-1 2-2 नंबर का जो इंप्रूवमेंट है ना, वो इन छोटे छोटे कॉन्सेप्टों से होता है कि जब भी आप चैप्टर पढ़ो तो थोड़ा सा अलग से फोकस रख के पढ़ो कि चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। नहीं, पीरियोडिक टेबल में ऐसी बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं जो हम लोगों को आनी चाहिए, पर एएमयू बीटेक के हिसाब से देखो वहाँ से क्वेश्चन बन ही नहीं रहे हैं। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराने के बाद में मैं आपको 4-5 अच्छे जेईई मेन और जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी कराऊंगा इनको मिटाने के बाद में, ठीक है, उनको भी बताऊंगा। पर देखो एएमयू बीटेक कितने आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं इसलिए एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं दोस्तों। मैं ये मान के चलता हूं कि मैं जिस बच्चे को सिखा रहा हूं उससे कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं इतना डिटेल में बोल रहा हूं, वरना ये सारे के सारे क्वेश्चन यार 1 लाइन क्वेश्चन है। ये तो टॉपिक ही नहीं है, इतने छोटे छोटे टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखना, बताओ ये कोई टॉपिक है, आपसे पूछा जा रहा है मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, सिलिकॉन। बताओ ये तो सीधी सीधी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है कि नहीं, जिसे तो 9th क्लास का बच्चा भी सही कर देगा अगर उसने पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है तो वो सही कर देगा। क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर, ये सब हमें उसी में पढ़ा दिए जाते हैं, 9th क्लास में पीरियोडिक टेबल में पढ़ा दिए जाते हैं। अब इसने पूछा मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए। अब मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर तो बता दूं, लेकिन उससे पहले मैंने अरेंज करता हूं ढंग से, जब मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है। मैग्नीशियम बेरिलियम बनाओ पहले, बेरिलियम के नीचे क्या आता है आप लोगों का, मैग्नीशियम। अब देखो मैग्नीशियम से जस्ट पहले क्या आता है आप लोगों का, सोडियम। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अरेंज करो तभी तो लगा पाओगे। लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम का कॉन्सेप्ट लगाओगे कैसे, जब तुम्हें पता है कि कौन सा एलिमेंट कहां पर अवेलेबल है। बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया। अब फॉस्फोरस और सिलिकॉन पे आ जाओ। अब आप लोग देखो बेरिलियम से आगे आपकी कौन सी फैमिली आती है, बोरॉन। बोरॉन से आगे कौन सी आती है, कार्बन। कार्बन के नीचे क्या आपका अवेलेबल होता है, सिलिकॉन। कार्बन से अगला कौन सा होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के नीचे क्या अवेलेबल होता है, फास्फोरस। इसका मतलब कार्बन और नाइट्रोजन तो है नहीं, ये एलिमेंट आपके सामने दिए हुए हैं। अब मुझे किस में अरेंज करने हैं, ये अरेंज करने हैं मेटेलिक कैरेक्टर में। मैंने आपसे क्या कहा है, टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म है, इन सब का मेटेलिक कैरेक्टर बेरिलियम से तो ज़्यादा ही होगा, है ना। आप लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे, ठीक है ना, आप लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे कि टॉप टू बॉटम। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, ये तो प्योर मेटल हैं भाई, ये तो प्योर मेटल है। पहला कंपैरिजन आप इन तीनों मेटल्स में ही रखना। अब इन तीनों मेटल्स का कंपैरिजन अलग करना, इन दोनों का कंपैरिजन अलग करना। अब इसमें लगाना लेफ्ट टू राइट। अगर आपने ऐसा कॉन्सेप्ट लगा दिया कि टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और इसका मेटेलिक कैरेक्टर तो भाई सबसे ज़्यादा है, इन सब का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, बेरिलियम का सबसे कम है, तो आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जहाँ पर आप लोगों का मैं आप लोगों को बताऊँ कि बेरिलियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम हो। देखो ये तो सारे के सारे मेटल है, इनमें कंपैरिजन करो। टॉप टू बॉटम आने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। इसका मतलब सोडियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, फिर मैग्नीशियम का, फिर बेरिलियम का। सोडियम का सबसे ज़्यादा, देन किसका, मैग्नीशियम का। सोडियम का सबसे ज़्यादा, देन मैग्नीशियम का, देन बेरिलियम का। आपने इतना ही जज कर लिया, आप तुरंत समझ गए इसका ऑप्शन नंबर क्या है, डी सही है। अब इसमें आप लोग लगाओगे लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। इसका मतलब सिलिकॉन का मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। बहुत छोटी छोटी मिस्टेकों पे बच्चा क्वेश्चन गलत कर देता है। अगर एग्जामिनर अगर ये ऑप्शन सेट कर देता ना कि बेरिलियम को सबसे पीछे लगा देता, तो बच्चा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने के बाद तुरंत इस क्वेश्चन को गलत कर देता, समझ रहे हो। क्योंकि पहले आप कंपेयर करो मेटल्स में, ये तो भाई प्योर मेटल्स है, और सिलिकॉन और फॉस्फोरस तो मैं आप लोगों को लिखा चुका हूँ पहले से ही क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। नहीं तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे आपको सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। भाई बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ मैं ऑक्साइड का टॉपिक आप लोगों को।
बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल है तो कैसे कैसे नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का। कैल्शियम भी कैसा है आपका, मेटल है तो कैसे नेचर का हो जाएगा आपका, बेसिक नेचर का। बेरिलियम भी क्या है, मेटल है आपका, कैसे नेचर का हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। और आपका बेरिलियम क्या है, एम्फोटेरिक। तो इसका ऑक्साइड, इन सब के तो ऑक्साइड प्योर मेटल है, ये एम्फोटेरिक है, तो इसका इन सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। एक्सेप्शन है कि बेरिलियम के ऑक्साइड, बेरिलियम मेटल होने के बाद में भी इसके ऑक्साइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया था, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 117 इफ डिस्कवर्ड वुड बी द प्लेस्ड इन। अगर ये एलिमेंट डिस्कवर्ड होता है, जो बहुत पहले प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो पूछा गया अगर 117 एटॉमिक नंबर का अगर कोई भी एलिमेंट डिस्कवर होता है तो हम उसको पीरियोडिक टेबल में रखेंगे कहाँ। तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल डिटेल में पढ़ाई। मैंने आपसे क्या कहा, एक बार आप इनर्ट गैस की तरफ जाओ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। यहाँ से आने के लिए कितना जोड़ोगे, 8। फिर अगेन जोड़ोगे कितना, 18। 8 जोड़ोगे 18, यहाँ से यहाँ तक 8 8 18 18 36। फिर जोड़ोगे 18 कितना हो गया, 54। फिर जोड़ोगे आप 32 कितना हो गया, 86। 86 में अगेन 32 जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा, 118। अब देखो अगर नीचे कोई इनर्ट गैस होती, क्योंकि मुझे कितने पीरियड रखने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, अगर इसमें आता तो कितना आता, 118। इसका मतलब जो 117 आता वो 118 से जस्ट पहले आता। और नोबल गैस से जस्ट पहले वाला ग्रुप आपका कौन सा है, हेलोजन फैमिली, सिंपल। मैंने आपसे कहा पीरियोडिक टेबल अगर आप लोगों को रटी हुई है ना दोस्तों, तो आपसे इनऑर्गेनिक का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है टफ रेंज का जो आपसे सॉल्व नहीं होगा। आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली कर पाओगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। मुझसे जब भी पूछा था ये एलिमेंट कहाँ अवेलेबल हो, तो मैं हमेशा इनर्ट गैस की तरफ भागता हूँ। इनर्ट गैस को लिख लेता हूँ सबके एटॉमिक नंबर, और सबसे आखिरी इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर 118, तो 117 उससे जस्ट पहले रहा होगा, उससे जस्ट पहले रहा होगा तो पी ब्लॉक की हेलोजन फैमिली का क्या रहा होगा, पार्ट रहा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, एक लाइन का, डी ऑप्शन इसका भी सही है। अब देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक इन नेचर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को आप लोग लिख लेना सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जिसके अंदर आपके क्या अवेलेबल हो, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो। अब देखो दोस्तों मुझे पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, 7 और 8 15, 15 में से 1 गया तो प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, 9 2 जा कितना हो गया 18, और 18 2 कितना ऐड हो गया, कितना बन गया 20। इसके अंदर 14 है, इसके अंदर 20, इसका मतलब ये आंसर आपका नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका अंदर मतलब इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने अवेलेबल हैं, 14। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 8, 8 दूनी 16, और 16 में 2 और ऐड कर दिए तो कितना आ गया 18। इसका मतलब 1 14 और 1 18, ये भी अवेलेबल नहीं है, 14 और 18 निकल के आ रहा है। एक आया CO और एक आया NO+, कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8 मिला के कितना हो गया 14, नाइट्रोजन के 7 और ऑक्सीजन के 8 मिला के कितना हो गया 15, और एक चला गया कितना बचा 14। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। छोटे छोटे एक एक लाइन के सवाल ये आप लोगों के लिए। एक क्वेश्चन AME BTech में मैं आप लोगों को बताता हूँ जो सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, वो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया, कंसीडर द एलिमेंट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक करेक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया भाई। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जिसको सॉल्व कराने में अच्छा लगता है कि जब आप बाई कॉन्सेप्ट करने जाओगे तो छोटी मोटी मिस्टेक कर सकते हो। देखो मैं आप लोगों से बाई कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पीरियोडिक टेबल की डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए 4 पार्ट में कंप्लीट पीरियोडिक टेबल खत्म कराई। पर अगर दोस्तों मैं इस तरह से अपने इस चैनल पर वीडियोज़ की अपलोडिंग स्टार्ट करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और मेरे पास में जस्ट 20 डेज है AME BTech के, तो कम से कम इन 20 डेज में मैं कोशिश करूँगा कम से कम 30 ऐसी वीडियोज़ देने की जो वीडियो से कम आपको एक एक वीडियो से 2-2 सवाल मिले हैं, समझ रहे हो, तब जाके आप 55 का वो जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है उसको आप लोग आसानी से पार कर पाओ। और भी अगर मैं मैक्सिमम वीडियो दे पाया तो कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास में वीडियो प्रोवाइड कराने की। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा, कंसीडर द एलिमेंट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक करेक्टर। बहुत अच्छा सवाल है कि नॉन मेटेलिक करेक्टर, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको इनको पीरियोडिक टेबल वाइज अरेंज करो। तो सबसे पहले आता है बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। और आप लोग सब जानते हो सिलिकॉन किसके नीचे आता है, कार्बन के नीचे, तो कार्बन के नीचे आ गया आपका सिलिकॉन। अब
मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, तो इसका मतलब इन सब का नॉन मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन तो टॉप टू बॉटम आने पर सिलिकॉन का क्या हो रहा है, मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, पर मुझसे पूछा नॉन मेटेलिक। तो अगर मैं बाई कॉन्सेप्ट करता और लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, ये भी मुझे पता है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर घटता है, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। अब इस हिसाब से अगर मैं बाई कॉन्सेप्ट देखता तो मुझे एक चीज समझ में आती है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, कम से कम इन सब का तो नॉन मेटेलिक करेक्टर सिलिकॉन से ज्यादा होगा। अब इन सब में क्या होगा, उनको भी मैं अरेंज कर सकता हूं, अरेंज करने पे आऊंगा तो लेफ्ट टू राइट जाने पर नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, इस हिसाब से फ्लोरीन नॉन मेटेलिक ज्यादा, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन, देन बोरॉन और देन सिलिकॉन। अगर देखो मैं इस हिसाब से सोच रहा होता एग्जाम हॉल के अंदर जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा होता तो कोई भी गलती नहीं है, मुझे जैसा टीचरों ने सिखाया मैंने वैसा ही तो काम किया जाके एग्जाम में। पर दोस्तों इसमें भी एक्सेप्शन है, सिलिकॉन का नॉन मेटेलिक करेक्टर बोरॉन से भी ज़्यादा होता है, इसीलिए तो एग्जाम का पार्ट बना। इसका मतलब सिलिकॉन का नॉन मेटेलिक करेक्टर बोरॉन से ज़्यादा है, इसीलिए तो कहते हैं इनऑर्गेनिक पढ़ने से ज़्यादा ना दोस्तों इनऑर्गेनिक प्रैक्टिस से समझ में आती है। आप एक बार किसी भी चैप्टर की रफ रीडिंग करने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चनों पे कूद जाया करो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज तो क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराएंगे कि पूछे कैसे जा रहे हैं। इसका मतलब इस बात को आप लोग स्टार लगा के याद रखना कि बोरॉन से ज़्यादा नॉन मेटेलिक करेक्टर सिलिकॉन का अवेलेबल होता है। इस हिसाब से फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन एंड देन बोरॉन, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो अब अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन आर रेस्पेक्टिवली 496। अगर आप लोगों को साफ ना दिख रहा हो तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 496, 737, 737, 786 इतने के रेस्पेक्टिवली क्वेश्चन में गिवन है। तो पूछा द आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम विल बी क्लोजर टू, किसके आसपास होगी, और आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे दिए। देखो मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी पर डिटेल वीडियो बना रखी है, कोर कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रखा है। ये तो बहुत छोटा सवाल है, इससे भी हायर एडवांस लेवल की प्रॉब्लम आप लोग कॉन्सेप्ट वीडियो देखने के बाद में आसानी से कर सकते हो। ठीक है, इसे मिटाता हूँ मैं। ऐसी बेटा कोई भी वीडियोस नहीं है मेरे चैनल पे जो मैंने ऐसे ही बना के डाली हो, मैंने आप लोगों के लिए केवल वो कोर वीडियो रखी जहाँ से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो सकें। अब देखो कितना छोटा सवाल पूछा गया, आप लोगों ने तो इतना डिटेल में पढ़ा है। इसने कहा है सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड देन व्हाट, एल्यूमिनियम। अगर आप इन सबको अरेंज करो तो अगर पीरियोडिक टेबल वाइज तो पहले आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आपका सिलिकॉन। मैंने आपसे कहा था जब भी आप पीरियड में जाओगे तो आप आयनाइजेशन एनर्जी कभी भी साइज से नहीं बताओगे, आप आयनाइजेशन एनर्जी बताओगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो मैंने देखा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है S1, इसकी में है S2, दिस इज व्हाट P1 और दिस इज व्हाट P2। अब मैंने कहा अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी की मेरी वीडियो आ रहा है तो मैंने कहा सबसे ज़्यादा होता है P6, देन आयनाइजेशन एनर्जी होती है P5 की, देन होती है P3 की, P4 की, P2 की, S2 की, P1 की एंड देन S1 की। देखो ये ऑर्डर लिखाया था मैंने आप लोगों को, मैंने कहा ये आयनाइजेशन एनर्जी का क्या है आप लोगों का ऑर्डर है। अब देखो मैंने देखा इन सब में सबसे, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन सब में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, P2 वाले की। P2 वाला कौन सा है, सिलिकॉन। इसका मतलब मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूँ, कोई डाटा पे नहीं जा रहा, मैं तो अपने कॉन्सेप्ट से लिख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा होगी सिलिकॉन की, P2 वाले की। P2 के बाद आता है S2, S2 इज व्हाट, मैग्नीशियम। फिर उसके बाद कौन आता है, P2 के बाद S2, S2 के बाद में P1, P1 पे कौन आपका अवेलेबल है, एल्यूमिनियम। और P1 के बाद में आता है S1, S1 पे कौन अवेलेबल है, सोडियम। अगर मुझसे कोई बाई कॉन्सेप्ट पूछता तो मैं उसे बताता कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये है, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम। मुझसे कहा कि एल्यूमिनियम की किसके क्लोजर होगी, तो मुझे पता है ये जो एल्यूमिनियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से तो कम होगी और सोडियम से ज़्यादा होगी। अब मैं चला डाटा पे, डाटा क्या दे रखा है मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी का, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। तो मैग्नीशियम की दे रखी है 737 और सोडियम की मुझे कितनी दे रखी है, सोडियम की दे रखी है मुझे 496। कितनी दे रखी है, 496। अब देखो दोस्तों मेरे जो एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो 496 से ज़्यादा होगी और 737 से कम होगी। अब यही डाटा मुझे बस चेक करना है। पहला ऑप्शन है 760, कभी नहीं हो सकती, मैंने क्या कहा 737 से कम और 496 से ज़्यादा, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन के बीच में आ रहा है 775 मतलब 575। अब ये मैंने ऑप्शन मेरे इसी के क्लोजर है। अब मैंने देखा कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है कोई दूसरा ऑप्शन भी हो जो इन दोनों के क्लोजर हो,
फिर मैंने अगला ऑप्शन चेक किया, उसमें दे रखा था 801, कभी नहीं हो सकती। अगला दे रखा था 419, 496 से छोटा होता है, ये भी नहीं। केवल एक ही ऑप्शन था जो इन दोनों के बीच में था, वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका आसानी से सही हो गया। ठीक है, रिसेंट अभी ही ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। और भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बीच बीच में आए हुए जो इन्हीं कॉन्सेप्टों पे बेस्ड है दोस्तों। मैंने वो रिपीटेड क्वेश्चन आपको नहीं कराया, मैंने सोचा हर क्वेश्चन एक अलग वेराइटी का होना चाहिए, तो ये अलग वेराइटी के 13-14 सवाल थे, 13-14 क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे मैंने लिख के करा दिए। अब देखो, जिस साल मैं पेपर में बैठा, लास्ट ईयर बता रहा हूँ, जिस साल मैं अपने एएमयू बीटेक में बैठा, मेरे सामने एएमयू पीरियोडिक टेबल का ये क्वेश्चन अवेलेबल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 सोज प्योरली एसिडिक करेक्टर, कि कौन सा ऑक्साइड ऐसा है जो प्योरली एसिडिक करेक्टर का होता है। देखो दोस्तों, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में ही बता दिया था जब आपको मैंने ये फैमिली पढ़ाई थी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है नहीं, ये सारे के सारे जब मैंने आपको एलिमेंट पढ़ाए थे, मैंने तभी बताया था कि ये दोनों आपके कैसे हैं, नॉन मेटल, ये दोनों कैसे हैं आपके नॉन मेटल, और मैंने बताया ये दोनों कैसे हैं आपके मेटलॉइड, कैसे हैं मेटलॉइड, और ये आपका कैसा है, मेटल। तो मैंने आपको बताया कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब देखो, फॉस्फोरस नहीं दिया, नाइट्रोजन था, आर्सेनिक था, ठीक है ना, एंटीमनी था और बिस्मिथ था। अब देखो, इसमें फॉस्फोरस अवेलेबल नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ और बताई, नाइट्रोजन के बेटा 5 ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड होता है N2, देन NO, देन आपका NO2, देन आपका N2O4 और देन आपका N2O5। एक चीज़ ये देख लो, ये वीडियो में आ रहा है नहीं, उसके कैमरे के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइडों में से बेटा N2O और NO दोनों के दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। रट के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूट्रल। बाकी बचे हुए सारे के सारे क्या होते हैं, एसिडिक। एक और रह गया आपका N2O3, एक और कौन सा है आपका N2O3। अब देखो, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि ये N2O और NO क्या होता है, आपके न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। पर N2O3 बाकी बच्चे कुछ सारे के सारे वो 4 ऑक्साइड बचे हैं, चारों के चारों कैसे हैं आपके एसिडिक इन नेचर, इसका मतलब प्योर एसिडिक है। ये दोनों क्या हैं आपके मेटलॉइड, और मेटलॉइड के तो एम्फोटेरिक इन नेचर, मेटल है कैसा हो गया, बेसिक इन नेचर। सिंपल सा एक लाइन का क्वेश्चन 2020 में पूछा गया। देखो दोस्तों, इन सारे क्वेश्चंस को कराने का मेरा पर्पज केवल इतना सा था कि मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे पाऊँ पीरियोडिक टेबल में, कि आप लोगों को क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं। देखो, ये एएमयू बीटेक के पास्ट ईयर में पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक टेबल अपने आप में बहुत ही छोटा चैप्टर है और काफ़ी सिंगल वैरायटी क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं आप लोगों से क्या कहूँ कि मतलब 1-2 फिक्स वैरायटी के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। पर ऐसा मत सोचना दोस्तों, हर साल ऐसा ही होगा। देखो, पेपर किसी भी साल अच्छी तरीके से सेट हो सकता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस वैरायटी का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप ऑलमोस्ट हर टाइप की वैरायटी पर क्या रखो, अपना टच रखो। मैंने जितनी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, उसमें मैंने ज़्यादातर जो क्वेश्चन उठाए हैं वो मेंस और एडवांस लेवल के कराए हैं वहाँ पे, ठीक है। मैंने वही क्वेश्चन उठा के कॉन्सेप्टों को नीचे सॉल्व करा दिया, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्या हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब देखो दोस्तों, इस वीडियो को अपलोड करने के बाद ही जस्ट मैं नेक्स्ट वीडियो आपको केमिकल बॉन्डिंग की 1 शॉट लेके आने वाला हूँ। और मैं 1 शॉट वीडियो तो डालता ही रहूँगा थ्योरेटिकल, पर मैं 1 शॉट सॉल्व एएमयू के PYQs की रेगुलर वीडियो रखूँगा, ताकि जो बच्चे तैयारी कर चुके हैं, जिनकी तैयारी हल्की फुल्की है, मैं उनको एक फिक्स पॉइंट प्रोवाइड करा सकूँ कि भाई आप लोग जब भी एग्जाम के अंदर जाना तो इन पॉइंटों को देख के जरूर जाना, क्योंकि यहाँ से एएमयू बीटेक बार बार अपने क्वेश्चंस को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। उस ट्रेंड को मैं आप लोगों को फॉलो कराना चाह रहा हूँ जो एएमयू अपने पास्ट ईयर में फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैं कुछ जेईई मेन के क्वेश्चन रखने वाला था, पर रखने का कोई सेंस नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छे चैप्टर हैं जहाँ से हम अच्छी वैरायटी के क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। आपके लिए पीरियोडिक टेबल में इतना ही काफ़ी है, इतना ही आप लोग कर लो। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो केमिकल बॉन्डिंग की दोस्तों जल्दी से जल्दी अपलोडिंग करूँगा। मेरे साथ में बड़ा कर रहा केस बन रहा है दोस्तों कि मैं जो रेगुलरली अपने चैनल पर वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाता। ऐसा हेल्थ इश्यूज़ बन जाता है कि एक वीक में मैं केवल एक वीडियो लाने वाला हूँ, जबकि एक ही वीडियो ला पा रहा हूँ, जबकि मुझे कम से कम एक वीक के अंदर कम से कम 10 से 12 वीडियोज़ कम से कम रखनी चाहिए आप लोगों के लिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा अपने इस चैनल पर रेगुलरली 1 शॉट वीडियो रखने की। आपको ये 1 शॉट वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और जो भी चैप्टर आप पहले चाहते हो 1 शॉट में भैया हमें करा दो, वो चैप्टर आपको पहले 1 शॉट में करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू गाइस।